16 दिसंबर 2009 के दिन नासा के वैज्ञानिक उस वक्त हैरान हो गए जिस वक्त उन्होंने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ग्लिस 1214b नाम का एक ऐसा प्लैनेट खोज निकाला जिसके हर तरफ पानी ही पानी था। वैसे तो ओशन प्लैनेट साइंटिस्ट के बीच काफी चर्चा का विषय रहा है, मगर ग्लिस 1214b ने साइंटिस्ट को एक अलग ही दुनिया से परिचय कराया है। दोस्तों, स्पेस में ओशन प्लैनेट होने की जानकारी सन 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन वो भी तब जब साइंटिस्ट को इस बात के एविडेंस मिले थे किसी भी प्लैनेट के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिविटी डे टाइगर फोर्स डे प्लैनेट में मौजूद वाटर आइस को न सिर्फ मेल्ट कर देती है बल्कि बड़े बड़े ओशन में तब्दील भी कर देती है। अगर हमारे सोलर सिस्टम में देखा जाए तो इस तरह के प्रोसेस हमें जुपिटर और सैटर्न मून पर देखने को मिलती है, पर क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए इन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। हालांकि जब हम पूरी तरह ओशियन से ढके हुए प्लेनेट की बात करते हैं तब हमारा मतलब एक ऐसे प्लेनेट से होता है जिसमें समुद्र बर्फ की लेयर से नीचे ना हो, बल्कि उस प्लेनेट की सरफेस पूरी तरह थिक वाटर से ढकी हुई हो, जिसकी डेप्थ कम से कम 100 किलोमीटर तक होनी चाहिए। सन 2004 में एक साइंटिस्ट ने जब इस तरह के प्लेनेट की कैलकुलेशन की तो उसका नतीजा ये निकला, अगर किसी फॉर्मेटिव प्लेनेट का मास धरती से 10 गुना ज्यादा है तो वो अपने आसपास डस्ट को मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम को इस्तेमाल करके गुजरते वक्त के साथ एक गैस जाइन में तब्दील हो जाएगा। अगर इस फॉर्मेट प्लैनेट का मास धरती के मुकाबले सिर्फ 6 से 8 गुना ज्यादा हुआ तब इस कंडीशन में इसकी सरफेस आधे बर्फ और आधे पत्थर में बदल जाएगी। हालांकि किसी प्लैनेट की सरफेस कैसी होगी ये सिर्फ इसके मास पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि प्लैनेट की ऑर्बिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, अगर कोई प्लैनेट अपने हॉट सितारे से बहुत ज्यादा दूर हो तब वो या तो आइस में तब्दील होगा या फिर कोल्ड सुपर में होगा, जिनके कोड के अंदर रेडियो एक्टिविटी टिके होने की वजह से इनके बर्फ का कुछ पोर्शन पिघल गया हो जो इसकी सरफेस को बड़े ही ओशन में कन्वर्ट कर दे, पर इसका अपर सरफेस हमेशा आइस ही रहे। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर कोई प्लैनेट अपने हॉट सितारे के हैबिटेबल जोन में है तब उसकी आउटलाइन ना सिर्फ मेल्ट होगी, तब वो एक ओशन के रूप में दिखाई देगी। अगर इसको कैलकुलेशन के आधार पर देखें, जिस प्लैनेट का मास धरती के मुकाबले 6 से 8 गुना ज्यादा होता है तब उसके ऊपर पानी की 100 किलोमीटर मोटी लेयर हो सकती है। इस लेयर से एग्जैक्ट होने वाली पिक्चर 20,000 एक्समेर तक पहुंच सकता है। इस वजह से हमें उस प्लेनेट पर बर्फ की कुछ वैरायटीज देखने को मिल सकती है, जिसमें हाई टेम्परेचर में भी सॉलिड रहने वाला बर्फ शामिल है। जब हमारे एस्ट्रोनॉट को 42 लाइट ईयर की दूरी पर एक छोटा डीम स्टार दिखाई दिया तब उन्होंने अपने असम्पशन को प्रूव करने के लिए उस स्टार की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। तो फिर दोस्तों, उस डीम स्टार का नाम ग्लिस 1214b रखा गया, जिसका ना सिर्फ डायमीटर हमारे सूर्य से सिर्फ 5 गुना कम था बल्कि इसका मास भी 15.7% ही था। अगर इसकी ब्राइटनेस को देखा जाए तो ये हमारे सूर्य से 300 गुना ब्राइट था। साथ ही इसका टेम्परेचर भी 2700 डिग्री था। हालांकि इस तारे में कुछ भी खास नहीं था, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हमारे यूनिवर्स में रेड और स्टार होते हैं। लेकिन 2009 में एस्ट्रोनॉमर्स और ज्यादा एक्साइटेड हो गए जब इस रेड स्टार के सोलर सिस्टम में ग्लिस 1214b नाम का प्लैनेट दिखाई दिया। इसका डायमीटर ना सिर्फ धरती से 2.5 गुना ज्यादा था बल्कि एग्जिट पॉइंट धरती से 6.5 गुना ज्यादा था। सिंपल कैलकुलेशन से हिसाब से देखें तो इस एक्सोप्लैनेट का फॉर एक्सीलरेशन धरती से 91% है। इसकी डेंसिटी भी लगभग 1870 क्यूबिक मीटर है। सभी हिसाब से इस प्लैनेट को अगर जज किया जाए तब ये बात साफ तौर पर पता चलती है कि मेजो प्लैनेट मेटल तो नहीं बन सकता, लेकिन इसके गणित से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एक्सोनॉट बॉडी पर 75% पानी है। अब अगर इस प्लैनेट के हॉट सितारे से दूरी की बात करें तो ये अपने हॉट सितारे से सिर्फ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। शायद यही वजह है कि ये हमारे सूर्य से लगभग 300 गुना डी मॉइस्चर पाने के बावजूद ग्लिस 1214 बहुत ही गर्म है, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम वीनस के जैसा। एक तरफ इसका सरफेस जो 120 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं दूसरी तरफ का सरफेस डार्क होने की वजह से 280 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद जब इस ग्रह की कैलकुलेशन की गई
तो कैलकुलेशन की मदद से इस प्लेनेट की स्टडी की गई, तब इसका जो रिजल्ट निकला उसको जानकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए थे, क्योंकि अगर ये प्लेनेट सच में ओशियन प्लेनेट है तब इसका वायुमंडल कुछ गैसों के साथ वाटर का बना होता, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसके वायुमंडल में ना तो हाइड्रोजन के सबूत थे और हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया के भी सबूत दिखाई नहीं दे रहे थे। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि इस प्लेनेट का वायुमंडल आउटर लेयर पूरी तरह ढक कर रखती है। लेकिन इतना सब के बावजूद भी अगर साइंटिस्ट की माने तो ग्रीस 1214b का वायुमंडल की कंडीशन ऐसी है जैसे किसी स्टीम बॉयलर के अंदर होती है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि इस ग्रह का वायुमंडल धरती के वायुमंडल से 15 गुना ज्यादा है और इसी वजह से इसकी गैसें कुछ स्ट्रेट में हैं, उनके बीच की बॉर्डर ब्लर है। अब इस बात में कोई शक नहीं, इस प्लेनेट के वायुमंडल के ऊपर वाटर वेपर की डेंसिटी एक बॉइलिंग वाटर के बराबर ही है, जिस वजह से अगर हम इसके ओशन पर के डाटा में देखेंगे अब हमें वहां पर भी प्रेशर कंटिन्यूस इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो भी तब तक जब तक हम 100 किलोमीटर डीप तक नहीं पहुंच जाते, क्योंकि इतनी गहराई में समुद्र का पानी अपने एक ही प्रेशर में नहीं रह सकता। समुद्र का पानी अपने लिक्विड रूप में नहीं रह सकता। समुद्र का बॉटम बहुत ही घने और हैवी बर्फ का बन जाएगा, इसकी थिकनेस कम से कम 5000 किलोमीटर तक होगी। इसलिए इस बात से ये साबित होता है कि इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा पानी आइस के रूप में है और इसी आइस लेयर के नीचे इस प्लेनेट का कोर है जो कि रॉक्स मटेरियल का बना हुआ है। दोस्तों, ओशियन प्लेनेट के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसे प्लेनेट में समुद्र के अंदर की लाइफ हो सकती है, लेकिन अगर साइंटिस्ट की माने तो ऐसे प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि एक तो इन प्लेनेट का टेम्परेचर हाई होता है, दूसरा इनके ओशन में माइक्रो एलिमेंट्स नहीं होते हैं जो कि किसी भी लिविंग क्रीचर के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात सुनकर आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में ऐसे एक नहीं करोड़ों प्लैनेट्स मौजूद हैं। इसी वजह से इस बात के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि इनमें से किसी न किसी पर लाइफ भी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रही हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दूसरे प्लैनेट्स पर हम कभी भविष्य में एलियन की खोज कर पाएंगे, हम उनसे बात कर सकेंगे? आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।